What is basically in a taxonomic application, a name is incomplete without a citation and publication details. The name is generally conventional for the species to have a name fixed to describe the species, and in citing the name of author, name is given not abbreviated with any mention of first name, date, year of publication in which added if required with the date. यानी जो भी हमारे पास टैक्सोनॉमिक क्वेश्चन है हम मैं आपको पता जब तक स्पीशीज नेम है सर सर आवाज बहुत कम है और आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। चलिए मैं ऊंचा बोलता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पढ़ रहे हैं ऑथरशिप, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे उसके डिस्कस किया था कि जो है उसके अंदर जब भी आप नेम देते हैं तो फिश होना चाहिए। ये हमने लिखा था कि अगर आपके पास किसी फिश का आप नेम दे रहे हैं तो वो फिश होना चाहिए। जब भी आप टैक्सोनॉमिक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर आथर की भी क्या देते हैं, नेम देते हैं कि इस आथर ने फिश को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। Can say that in a taxonomy publication in name is incomplete without an author citation. Citation details, the citation indicates who published the name. It is additional for the species to have the name as a suffix who first describe the species. In citing the name of author, name is given detail and not abbreviated with any mention of the first name. The date is year of publication in which name was established is also added if desired with the common date. आपके पास टैक्सोनॉमिक पब्लिकेशन है वो उस जब तक उसके उसके आप आते हैं और आप इस ईयर के अंदर किसी को डिस्क्राइब किया। अगर आप नर्सरी है हमारे लिए कि टैक्सोनॉमिक पब्लिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम आपका नेम डालें और इस ईयर के अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज टाइप की टैक्सोनॉमी डेट को ऑथर के नाम जो सर नेम होगा नेम लिखते हैं, डेट नहीं करते। जो हमारा डेट है हम उसको की फॉर्म ऐड करते हैं ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वो कम। फॉर एग्जांपल Delinia yes common the cat whale was described and named as हमारे पास सीटस है उसके साथ देखें आप हमने इस लिखा है साथ कॉमन ये लिखा है कि सीटस को जो स्पीशी है जिसको हम हेड बेल कहते हैं, इसको 1708 के अंदर नील्स ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। जो बुक है सिस्टमा नेचुरी उसके अंदर उसको क्या किया था, था नहीं। इसी तरह दिस डरकस fabricius means fabricius had described the species Nigi under genus Dysdurgus and snake के जो हमारे पास ये जो स्पीशी Dysdurgus नाइगी है इसको फैब्रिशियस ने क्या किया था, इसने इसको नेम दिया था। जो आथर है स्पीशी का वो क्या है, वो फैब्रिशियस है। Author name without parenthesis that the species remains in the genus originally used by the author who described it for the first time. इस मीन कि जो हमारे पास ऑथर नेम है उसके अंदर कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीशी है वो
प्रेजेंट है उस जीनस के अंदर ओरिजिनली जिस तरह उसको आर्थर ने क्या एक्सप्लेन किया था। ही
ये आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। मैं आपको बता रहा था कि जब भी जब आपका आथर ने विदाउट पैरेंथेसिस आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीशी है वो जीनस के अंदर राइटर ने उसको नेम दिया। And the parentheses around author name indicates that when originally described the species, he placed other gene. For example, under LB from parenthesis, comma 1769 parenthesis white fronted group was described by Scripo as Branta albans 1769। इसका मीनिंग ये है कि बाज़ दफ़ा जब आपके आप ऑथरशिप के अंदर साइंटिस्ट के नाम साथ पैरेंथेसिस कुछ करते हैं तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे पास आंसर एलबी फ्रांस और फिर पैरेंथेसिस 1769 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो आंसर एलबी फ्रांस है ये इसका नेम नहीं दिया, बल्कि इसका जो ओरिजिनल ऑथर था वो था जिसने का जो नेम रखा वो ब्रांडा अल्बी फ्रांस। लेकिन चूंकि उस नेम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम था तो फिर क्या करते हैं कि हम पैरेंथेसिस के अंदर उस ओरिजिनल राइटर का ऑथर का नेम लिखते हैं और साथ में जिस ऑथर ने नाम ठीक किया होता तो हम फर्स्ट नेम क्या कर लेते हैं। The taxonomist who first placed the species in answer is not regarded. The two different genus species combinations are not regarded as synonyms. For example, Pithas Pandurus Scipoli indicates that when Scipoli originally described a species, he placed it in another genus, but someone later moved the species to a new genus. Thus, if a name is later changed, the name of original author is given parenthesis। यानी जो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर नेम आएगा वो उस ऑथर का होगा जिसने फर्स्ट टाइम उसको ट्रेन किया था। लेकिन जब कोई और ऑथर उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना के ऊपर और के अंदर लेके जाएगा तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑथर होगा उसका नेम हम उसके नेम को पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये इसलिए ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल ऑथर है महफूज रहे, क्योंकि जिसने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था उसका नेम होना चाहिए। अगर हम पैरेंथेसिस का नेम नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन होगी, क्योंकि जब हम एक स्पीशी को दूसरे ग्रुप के अंदर मूव कर देंगे और अगर हम उसका ऑथर चेंज कर देंगे तो फिर वो है हमारे लिए क्या करता है वो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है किसने उस स्पीशी को क्या किया था, डिस्क्राइब किया। फिर अगर किसी स्पीशी को किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, उसको उसका ऑथरशिप दी और उसके स्पीशी के अंदर कोई प्रॉब्लम था किसी और ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम टेक्सोनोमी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उसकी वजह से हम टेक्सोनोमी को अच्छे तरीके से करेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी स्पीशी को उसके आर्थर के वजह से हम मूव करते हैं, जिसने फर्स्ट उसको किया था तो जिसने फर्स्ट उसका नेम दिया तो फिर हम करेक्शन करने के बाद किसी और ग्रुप के अंदर जाने के बाद जो हमारे पास ओरिजिनल आर्थर था हम उसकी पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि उस आर्थर ने बेसिकली इस स्पीशी को फर्स्टली पब्लिश किया था, लेकिन चूंकि उसके प्रॉब्लम थे तो दूसरे ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर उस साइंटिस्ट का हम नाम लिख देते हैं ताकि रिकॉर्ड के अंदर क्या रहे वो मुझे। एंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी प्रिवेंट आर्बिट्रेरी रिमेनिंग रीनेमिंग ऑफ टैक्सॉन। हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो हमें जो टैक्सॉन है उसको फजूल जो हम रीनेमिंग करते हैं उससे हमें वो क्या करता है, वो बचाता है। एनीवन कैन मेक ए फ्यू नेम फॉर एनी नाउन टैक्सॉन name all the available criteria, but principle of priority prevents such name from becoming valid since the name of taxon given earlier is valid। इसका मतलब यह है कि बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि हम कुछ नेम
ने लेके जो टैक्सॉन है उसको हम क्या करना शुरू कर दें, हम उसको नेमिंग करना शुरू कर दें, और ये जो हमारे है इसमें फिर क्रिएट करता है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी नहीं होगा तो हर बंदा जो है वो अपने कुछ नेम को लेके किसी टैक्सॉन को दे देगा, और जब वो उसको नेम दे देगा तो फिर हमारे लिए वो कन्फ्यूजन फर्दर इंक्रीज करेगा। तो इस कन्फ्यूजन को या इस जो हमारी वैसे फजूल नेमिंग हम टैक्सा की करते हैं उसको रोकने एक प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, हम उसको प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये हमें जो रीनेमिंग हम टैक्सा की करते हैं वो हम उससे क्या करता है वो बचाता है। और anyone can make a few names for any known taxon such name meeting all the available criteria, but principle of priority prevents such name from being valid because since the name of taxon given here is valid and names given later will not be valid. And this principle of priority discourages unnecessary names creation and permits zoology consensus which one of existing names should be used। यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है वो जो हम अननेसेसरी नेम स्पीशीज़ की क्रिएट करते हैं उससे हमें ये महफूज करता है। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन एक किसी नेम के ऊपर उसको क्या करता है उनको लाता है ताकि वो उस स्पीशी को एक नेम दे सकें। इट्स आल्सो सिग्निफिकेंट टू मेंशन दैट intensity in nomenclature, the rule of priority can be reversed if a junior name has been used very widely and for a long period। बाज़ दफ़ा क्या होगा कि जो हमारे पास नॉमनक्लेचर कोड है या जो हम ज़ूलॉजी का नॉमनक्लेचर है उसके अंदर इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को रिवर्स भी करते हैं। नॉर्मली हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को रिवर्स नहीं करते बल्कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी डिस्करेज करता है जो हम अननेसेसरी नेम क्रिएशन करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है बाज़ दफ़ा इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को भी हमें रिवर्स करना पड़ता है और हमें एक जूनियर नेम को यूज़ करना पड़ता है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जाए इसके कि जो ऑलरेडी मेंशन नेम था हम उसको करते हैं, बल्कि जो बाद में हम आथर ने उस नेम को दिया होता है हम उसको क्या करते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। और उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि वो नेम जो जूनियर नेम होता है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और उस पॉपुलैरिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारे पास ओरिजिनल नेम है हम उस नेम को जो जूनियर नेम है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो हम रिप्लेस करते हैं ये बेसिकली पॉपुलैरिटी को वायलेट करते हैं। लेकिन जनरली जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी है हम उसको वायलेट नहीं करते, लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास नॉर्मल है उसको स्टेबल रखने के लिए हम इस रूल के अंदर तब्दीली करते हैं, प्रायोरिटी को रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्लोस लिनियस नेम डोमेस्टिक कैट फीलस कैटस इन 1758 एंड जॉन क्रिश्चियन डैनियल named the world cat Felis silvestris in 1775. If these two cat varieties are considered to be single species, rule of priority being applied indicate the species ought to be named Felis catus, but it is a common practice that all zoologists have used Felis silvestris for the wild cat। यानी अगर हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को यूज़ करें तो जो हमारे पास वाइल्ड कैट का नेम था वो डोमेस्टिक कैट का वो कैटस था और जो वाइल्ड कैट थी वो फिलिस सिल्वेस्ट्रिस थी। लेकिन चूंकि हम ये इसकी बेसिकली टू वैराइटीज थी लेकिन स्पीशी बेसिकली इसकी एक ही है। फिर यहाँ पे उस हिसाब से जो इसका नेम होना चाहिए था वो कैट फीलस कैटस होना चाहिए, क्योंकि 1758 के अंदर जो लीनिस उसने इसका नेम लिखा था और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसका नेम फीलस कैटस होना चाहिए था। लेकिन हम इसके नेम को फीलस कैटस नहीं कहते बल्कि अगर हम वैराइटीज को एक स्पीशीज इंडिकेट करें तो फिर इसके लिए वाइल्ड कैट है उसके लिए हम फिर सिल्वेस्ट्रिस का वर्ड यूज़ करते हैं, स्पीशी नेम उसको देखते हैं। ऑल दो ये जो स्पीशी नेम है ये 1775 के अंदर डैनियल क्रिश्चियन डैनियल ने इसको दिया था, जबकि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक इसका 1758 के अंदर जो कैटस उसका नेम होना चाहिए था। लेकिन जो ज़ूलॉजिस्ट थे ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से इस
जो है उसको किया। जो जूनियर था, हमने किसी का ओरिजिनल जो नेम था वो फिलिस है, जो है कैक्टस होना चाहिए था, लेकिन हम क्लैरिटी को वर्स करके इसका जो ट्रिक रख दिया। इसकी क्या थी, इसकी रीजन ये थी कि फिलिस सेल्विस्टिक था, वाइल्ड कैट के लिए ज़्यादा पॉपुलर था। ज़ूलॉजिस्ट उसको ये इस चीज़ को पॉपुलैरिटी को ये स्टेबल करने के लिए नॉलेज को स्टेबल करने के लिए फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी है उसको रिवर्स किया गया। पांच दफ़ा जो हमारे पास होते हैं टू सम एक्सटेंट क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, ताकि जो हमारे है ज़्यादा क्या हो सके, स्टेबल हो सके और उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी। Next principle is called principles of addition, and according to this, within family group, genus group, and species group, a name established for a taxon at any rank in a group simultaneously established with the same author and date for taxa based on the same name bearing type at other ranks in other words, publishing a new zoological name automatically and simultaneously establishes all the corresponding names in the relevant other ranks with the same type. यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जब हम फैमिली नेम करते हैं तो जब हमारे पास एक नेम आ जाता है तो फिर हम सिमल्टेनियसली उसको जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स है उसके लिए क्या कर देते हैं, हम उसको जो है अप्लाई कर देते हैं। And the International Code of Biological Nomenclature rules for each group being different, but every group is subject to coordination, and the principle of coordination is described as an in species group among species and some species. A species name is automatically available with the authorship and date. Similarly, a subspecies name also gets available as well. यानी जब आपके पास एक स्पीशी नेम होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके सब स्पीशी नेम के ऊपर ऑथर के नेम के साथ क्या होगा, वो अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, पब्लिशिंग स्पीशी नेम बाय नॉमन जिराफा camelopardalis years 1758 also establishes the subspecies name Trinorman or Camelopardalis in 1758। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाज़ दफ़ा जो आपके पास स्पीशी नेम होगा, आप उसके सब स्पीशी नेम के लिए ऑटोमेटिकली उसी आथर के साथ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो जब हम जिराफा कैमेलोपार्डालिस की बात करते हैं तो उसको 1758 के अंदर इसने क्या किया था, उसकी नेमिंग की थी। और जो उसको बाइनोमिन हम देते हैं, उसका जो बाइनोमन नेम है वो, या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर उसका जो नेम है कैमेलोपार्डालिस है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि बाज़ दफ़ा हम ट्राइनोमिन करते हैं कि एक स्पीशी को उसके सब स्पीशी नेम भी लिखते हैं ताकि हम बारे में जो कंफ्यूजन है वो कर सकें। तो जनरली जो हमारे पास है बाइनोमियल के ऊपर लीव करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम उसके अंदर ट्राइनोमन भी करते हैं। तो ट्राइनोमन जब करेंगे तो फिर उसके अंदर सब स्पीशी का नेम भी उसी आथर के नेम के साथ, उस पेज के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो you can say that publishing species name by Norman Giraffa Camelopardalis lineage 1758 also established the subspecies name that is in trinorman Camelopardalis lineage 1758. The same name applies to the name species. This establishes the species name. And within genus, among the name genera and subgenera, coordination works in the same way, and a generic name is available as a generic one and vice versa। मेन के जब ये जो फर्स्ट हमने बात की, ये हमने बात की स्पीशी और सब स्पीशी के हवाले से, लेकिन जब हम जीनस की लेवल के ऊपर बात करते हैं और जब जीनस की लेवल के ऊपर भी बात करेंगे तो फिर भी उसके ऊपर भी प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इसी तरह अप्लाई होगा। और जब वो अप्लाई होगा तो फिर
एक तो आपके पास जो जेनरिक नेम है और जो आपका सब जेनरिक नेम है उसके अंदर भी वो वैसे का वैसा कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल क्या करेगा करेगा। जेनरिक नेम हो ऑटोमेटिक होगा एज सब जेनरिक वन वाइस वर्सा। In both cases, names keep their authorship and date. Thus, the oldest valid name of a genus of a subgenus is chosen among both generic and subgeneric names, not only one among the names of the same rank. It means दोनों केस है उसके अंदर names must keep their authorship and date, and thus and the oldest valid name of a genus of a subgenus is chosen among the both generic and subgeneric names and not only among names of the same rank. Thus, publishing the name of genus also establishes the founding name of a subgenus or vice versa, and genus Giraffa linnaeus and subgenus Giraffa linnaeus, 1750. In the family group, when we talk about, previously we discussed about genus and species level. When we talk about family group, publication of a name of a family subfamily establishes the name all the other rank family group. इट्स मीन कि ये जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये स्पीशी सब स्पीशी जेनरा सब जेनरिक नेम फैमिली और सब फैमिली उसके ऊपर भी वैसे का वैसा अप्लाई होगा। जब हम बात करते हैं जिराफ की तो इसकी जो फैमिली है वो क्या होगी जिराफाइडी, एंड इसकी जो फैमिली होगी फाइडी, सब फैमिली होगी वो फाइनी। ठीक है, तो ये इसके अंदर फिर हम डिफरेंट एक्सप्लेन कर सकें। कोऑर्डिनेशन विद इन a family group, the international chronological nomenclature works without regard to the names. Family group are typified and each is derived from a genus group by replacing its ending with a standard rank suffix. इट्स मीन कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये जीनस लेवल के ऊपर स्पीशी लेवल के ऊपर सब जनरल सब स्पीशी फैमिली सब फैमिली के ऊपर सब के ऊपर क्या करता है वो इक्वली अप्लाई होगा और उसके अंदर हम फिर उन नेम्स को डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली, then family group names are typified and each is derived from a genus group by replacing its ending with the standard rank suffix endings। यानी जो हमारे पास फैमिली है उसके अंदर हम उसको जो जीनस है उससे हम उसके जो नेम है उसको डिराइव करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो स्टैंडर्ड हम सफिक्स हैं उसके साथ उसको क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ओ आई डी ए suffix is used for superfamily and IDAE suffix is used for family, INAE suffix is used for subfamily, INI INI is used for tribe, and INA for the subtribe. So unlike genus group names that is generic and subgeneric names of the family group tags are feature distinct endings each rank. Next is availability and validity of names, यानी जो हमारे पास हम names यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारे पास अवेलेबल हैं और जो हम नेम्स यूज़ करें उनमें से उनकी वैलिडिटी क्या है और उस वैलिडिटी के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। The name given to a particular taxon must be available with reference to the provisions of the code. The taxonomic name which should be used is called a valid name, accepted, correct, which is chosen subject to the rules of nomenclature among the names considered to be available for the purpose of the same code. Thus, an available name can be valid or not, while an never valid. इस मीन कि जो हमारे पास नेम की वैलिडिटी है उसके लिए भी ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और आप अगर उन फॉलो करेंगे तो फिर आपका वो जो नेम होगा वो क्या होगा वो करेक्ट होगा। इसके लिए क्या है कि एक तो टैक्सोनॉमिक नेम which should be used is called valid name, accepted name, and which is chosen subject to the rules of nomenclature। ये जो भी नेम आपका वैलिड या एक्सेप्टेड नेम है या जो आपका करेक्ट नेम है वो ज़ूलॉजिकल
के जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर वो नेम उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा तो वो वैलिड नेम वैलिड हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, करेक्ट नहीं होगी, वो पास ठीक नेम नहीं होगा और उस के अंदर नेवर वैलिड के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। एंड अवेबिलिटी ऑफ ए नेम इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेट ऑफ अवेबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो हमारे पास जो हम नेम को अवेलेबल करते हैं उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। एंड ए नेम शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। The name should appear in a work published after the year 1758 for mammals, for animals, sorry. It's mean कि जो नेम आप यूज़ कर रहे हैं वो 1758 के बाद किसी पेपर के अंदर पब्लिश होना चाहिए, तभी वो वैलिड नेम है। क्योंकि जो ज़ूलॉजी का नॉमेनक्लेचर है वो जो ज़ूलॉजी का नॉमेनक्लेचर के लिए जो कोड्स हैं वो अप्लाई ही 17 की बात होते हैं। अगर वो वर्क जो आप जिसमें से आप वो नेम ले रहे हैं अगर वो 1758 से पहले का पब्लिश वर्क है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नॉट वैलिड नेम होगा। और उसके लिए जो फर्स्ट क्राइटेरिया कि नेम शुड अपीयर इन अ वर्क पब्लिश्ड आफ्टर द ईयर 1758 फॉर एनिमल्स नॉट बिफोर 1758, and it should meet the criteria for publication designated by the code, यानी ये जो क्राइटेरिया आप यूज़ करें पब्लिकेशन के लिए तो वो जो पब्लिकेशन वो कोड है ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड उसके उसके रूल्स को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो अवेलेबल नेम हम अप्लाई भी नहीं करेंगे और वो वैलिड नेम भी नहीं होगा। And a name should be binomial name, should mean कि a binomial name should always be given, यानी जो हमारे पास जो नेम है जो आप किसी स्पीशी को दे रहे हैं वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करना चाहिए। वो दो वर्ड के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए, एक उसका जेनरिक नेम होगा, एक उसका स्पीशी नेम होगा। और जो जेनरिक नेम है वो कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं और जो स्पीशी नेम है हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो वहाँ पे फॉलो नहीं होगी। अवेबिलिटी ऑफ नेम्स के लिए वो जो नेम आप यूज़ कर रहे हैं वो बायनोमियल को उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इट मस्ट हैव सर्टेन फॉर्मेट, इट्स मीन जो वर्ड आप ये जो नेम आप यूज़ करें सर्टेन फॉर्मेट को भी फॉलो करना चाहिए। दैट इज लैटिन और लैटिनाइज्ड इन टैक्सोनॉमी, दैट इज रिटन इन लैटिन लेटर्स ओनली and treated in accordance with the rules of Latin grammar now written in English। इट्स मीन जो आप नेम दे रहे हैं वो इटैलिक होना चाहिए, लैटिन होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको लैटिन किसी और लैंग्वेज के तो वो उसको आप नाउ पहले तो ये होता था कि आप वो लैटिन लेटर्स के अंदर होना चाहिए और उसको आप ट्रीट भी लैटिन रूल्स की ग्रामर के हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी हम उस नेम को इंग्लिश के अंदर भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। वर्ड्स ऑफ एनी डेरिवेशन that is Latin, Greek or other languages or any combinations of letter may be used as logical names, यानी जो हमारे पास derived words होते हैं चाहे वो लैटिन के हैं, चाहे वो ग्रीक के हैं या चाहे वो किसी और लैंग्वेज के, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं जो हम अवेलेबिलिटी ऑफ नेम्स की कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल नेम्स हैं वो सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, उनको एक ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड को फॉलो करना चाहिए, वो बायनॉमियल होने चाहिए। इसके अलावा आप डिफरेंट लैंग्वेज से डिराइव वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी बातें उस वक्त जब वो और ये जो पेपर जिसके अंदर वो पब्लिश हुआ है वो 1758 के बाद का होना चाहिए। अगर वो पहले का है तो पेपर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कोड के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और वो वैलिड नेम नहीं होगा। वैलिड नेम होने के लिए एक तो बाइनोमियल होना चाहिए, इसके साथ 1758 के बाद होना चाहिए, वो पब्लिश पेपर के अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप उसको बेहतर है कि आप उसको लैटिन से लें, लेकिन नाउ हम उसको से भी ले सकते हैं उसके वर्ड्स को, और उसको आप किसी और लैंग्वेज के डिराइव वर्ड से भी आप ऐड कर सकते हैं। Next is publication of names. A names become available only after its publication in scientific literature. Unpublished names are unavailable, so author publishing a scientific name has to be fully aware whether the name has already been used or is a new one. यानी जो हम names use करेंगे
उसके लिए क्या वैलिडिटी के लिए जरूरी कि वो पब्लिश होना चाहिए किसी न किसी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर, क्योंकि जो भी हम काम किसी भी फील्ड के अंदर करते हैं जब तक वो किसी रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश नहीं होगा, वो एक नॉलेज नहीं होगा उसकी, अगर वो रिसर्च पेपर आप पब्लिश नहीं करते उसके वर्थ नहीं है, वो अनपब्लिश्ड वर्ड जो अनपब्लिश्ड वर्क है उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस साइंस के अंदर नहीं है। तो साइंस के अंदर जो भी आपने कंट्रीब्यूशंस करनी है तो फिर आपको उस वर्क को पब्लिश करवाना पड़ता है। So when we talk about publications of names, a name becomes available only after its publication in a scientific literature. Those names which are unpublished are considered unavailable, are considered are considered non-valid. So the author publishing a scientific name has to be fully aware whether the name has already used or is a new one. सेकंड ये है कि जो नेम आप जो पब्लिश, पहले तो आपने नेम को पब्लिश करवाना है किसी साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर, और दूसरा आप जो आथर है उसने ये भी देखना है कि जो नेम वो पब्लिश करवा रहा है क्या वो किसी और पेपर के अंदर ऑलरेडी पब्लिश तो नहीं हो चुका, या जो वो पेपर के अंदर वो नेम पब्लिश करवा वो, अगर वो ऑलरेडी पब्लिश है तो फिर ये वर्ल्ड ये नेम होगा, ये वैलिड नेम नहीं होगा। अगर वो पहले किसी पेपर के अंदर पब्लिश नहीं है तो फिर ही वो नेम होगा, वो पब्लिश होगा और वैलिड नेम होगा। और ए नेम ऑलरेडी यूज वन शुड मेक श्योर दैट इट इज़ अवेलेबल, और अगर जो नेम आप पब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी तो वो भी आपने देखना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। इन द केस in case the intent is to publish a new name, the author must analyze everything in a code applicable to that case and check all availability criteria to make sure that the specific name will become available. Once the name is given to an exam, it has to be published. It should meet the following criteria. यानी जो भी अंतर पब्लिश करवा रहा है तो फिर उसको ये देखना चाहिए कि जो ज़ूलॉजी नॉमेनक्लेचर कोड है क्या वो उस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, या उसके अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो फिर तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है या ऑलरेडी पब्लिश है या उसमें ज़ूलॉजी नॉमेनक्लेचर कोड के अकॉर्डिंग उसकी वो उनके उस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो फिर वो पब्लिश नहीं होगा। और फॉर पब्लिशिंग नेम इट मस्ट बी मेड पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ए परमानेंट रिकॉर्ड। इट जो आप रिसर्च पेपर के अंदर नेम पब्लिश कर रहे हैं वो पर एक तो पब्लिक के पास भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि पब्लिकली वो परमानेंट रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हो कि ये पेपर इसका नेम क्या हो चुका है वो दिया जा चुका है। इट मस्ट बी ऑब्टेनेबल व्हेन इशूड फ्री ऑफ चार्ज और बाय परचेज, यानी ये इसको हासिल भी कोई कर सके, या तो वो जब वो इशू हो जाए तो फिर उसको या तो वो फ्री ले सकें या वो पैसे लेके या परचेज कर सकें। इट मस्ट बी पब्लिश्ड इन अ जर्नल हैविंग वाइड सर्कुलेशन। इसमें जो आप नेम पब्लिश करवा रहे हैं ऐसे जर्नल के अंदर करवाएं जिसकी वाइड सर्कुलेशन है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन वाले इम्पैक्ट फैक्टर में करेंगे उसका रोल भी ज़्यादा, और वो जो नेम उसकी ज़्यादा पब्लिक के पास सक्सेस जाएगी। अवेलेबिलिटी, ऑथरशिप एंड डेट ऑप्शन आर effective throughout genus group, not just among the names of same group. Author citation for such name, for example, is subject are the same as for the name actually published. Next is first revisor principle, and what is first revisor principle? According to this principle, in case of conflicts between simultaneously published divergent acts, the first sequent author can decide which has precedence. It supplements the principles of priority, which states that the first published name takes precedence. फिर जब बात दफ़ा क्या होता है कि जो हम पेपर के अंदर नेम पब्लिश करें वो सारे एक ईयर के अंदर आते हैं, फिर उस केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी ज़ूलॉजी के नॉमेनक्लेचर के अंदर एक और प्रिंसिपल है जिसको हम फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल कहते हैं, फिर वो एक्शन के अंदर आएगा और वो जो नेम का इशू है वो उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। एंड द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट रिवाइजर डील्स विद द सिचुएशंस दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय प्रायोरिटी। Its mean when principle of priority can resolve a particular type of name of a particular species, then and second principle come into action, and that second principle is called first revisor principle.
and these items may be two or more different names for the same taxon, two or more names the same spelling used for different taxon, two or more different spellings of a particular name. तो फिर इसके अंदर different situations होती हैं और the item may be two or two different names for the same taxon or two or more names with the same spelling used for different taxa or different spelling of a particular. For example, Linnaeus 1758 published Strix Scandiaca and Strix Noctua, for which he gave different descriptions and referred to different types, but both taxa later turned out to refer to the same species, the snow. For all the names are subjectively synonymous. It's mean कि जो है लीनियस इन 1758 के अंदर पब्लिश किए थे स्ट्रिक्स डियाका एंड स्ट्रिक्स नक्टुअल फॉर टू डिफरेंट डिस्क्रिप्शन देके उसने उनको एक्सप्लेन किया था, लेकिन लेटर वो पता चला कि वो एक स्पीशी है. फिर द टू नेम्स और सब्जेक्टिव साइनोनिम्स. लॉन्बर्ग 1931 acted as a first advisor, cited both names and select Strix Scandiaca to have precedence. Sometimes the first advisor is unknown. For example, for Spam Bale, Linnaeus 1750 established three subjective synonyms: Pisator, Macrocephalus, Pisator Catodon, and Pisator microbes. तो इसके अंदर वो कह रहा है कि जो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वो कह रहा है कि जो लीनियस 1758 के अंदर स्ट्रिक्स नेक्टुआ और स्ट्रिक्स स्कैंडियाका स्पीशीज के लिए उसने यूज किए और उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई हमने उसको जब स्टडी किया तो वो बेसिकली एक स्पीशी थी जो स्नो. अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 1971 के अंदर फर्स्ट वाइजर प्रिंसिपल आया और उसने उनमें से जो वर्ड सेलेक्ट किया वो स्ट्रिक्स कैंडियाका था और उसको उन्होंने प्रेसिडेंस दी, उसको उन्होंने जो है वो वेटेज दी. और अब जो हमारे पास स्नोवी और का जो नेम है वो स्ट्रिक्स कैंडियाका है, ना कि स्ट्रिक्स नक्टुआ. लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो हमारे पास फर्स्ट वाइजर होता है वो भी अननोन. फॉर एग्जांपल फॉर स्पाम वेल लीनियस 1750 एस्टैब्लिश थ्री सब्जेक्टिव सिनोनिम्स और उसके लिए उसने तीन जो है इसके अंदर जो तीन वो फिर हमारे लिए उसमें फर्स्ट वाइजर जो है वो अननोन होगा और इस केस के अंदर जो उसने थ्री सब्जेक्टिव सिनोनिम यूज किए वो पास्टर पाइसीटर Macrocephalus, Pisator Catodon और Pisator macrobes किए उसने किसके लिए sperm whale के लिए. Next is describing new species. It is usual to identify the animal once comes across with its name, but due to differences in language, region, and knowledge, the same species may be given different common names, or the same name may be used to refer to several different species. In order to have a record of all species that have been discovered and to make it possible to precisely communicate about them, a formal scientific process for naming and describing species has been developed over the course of history. In order to describe a new species, scientists must carry out careful investigation to make sure that the species has in fact not been discovered. इट्स मीन कि जब हमने न्यू स्पीशीज को डिस्कवर करना है, एक होता है हमारे पास डिस्कवर्ड स्पीशीज, एक होता है अनडिस्कवर्ड स्पीशीज. डिस्कवर्ड स्पीशी का मतलब ये है कि वो स्पीशी हमारी दुनिया के अंदर मौजूद है लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते, हम उसको डिस्क्राइब नहीं किया, तो ऐसी स्पीशी को अनडिस्क्राइब्ड स्पीशी कहते हैं. अब वो स्पीशीज दुनिया के अंदर अनडिस्क्राइब्ड बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब ये है कि मौजूद हैं, वो मौजूद हैं लेकिन हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उनको नहीं जानते, हमने उनको एक्सप्लेन नहीं किया, हम उनके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जानते, तो ऐसी स्पीशीज को अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज कहते हैं. और जब हमारे पास वो आ जाते हैं तो फिर हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. तो जब भी आपने न्यू स्पीशीज को डिस्क्राइब करना है तो फिर उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपने उनको फॉलो करना है. एक तो ये है कि जो भी आप, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट
बाद दफ़ा क्या हो सकता है कि एक ही स्पीशी अंदर उसके चूँकि डिफरेंट नेम है तो हम उसको सेपरेट स्पीशी एक्चुअल में वो एक स्पीशी होती है, क्योंकि लैंग्वेज की डिफरेंस की वजह से और कॉमन नेम के कन्फ्यूजन की वजह से हम उसको डिफरेंट नेम दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही होती है। तो इसलिए जब हमने डिस्क्राइब करना है न्यू स्पीशीज़ को तो साइंटिस्ट को केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या जिस स्पीशी के बारे में वो बात करें क्या वो ऑलरेडी डिस्क्राइब तो नहीं है, सिर्फ यह कि आप डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर उसके डिफरेंट नेम देते हैं तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो उसके लिए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और ताकि हम उस चीज़ को क्या करें कंफर्म करें कि वो वेदर ऑलरेडी प्रेजेंट है या हमने उसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ नेम and the name of genus and species may be derived from any source whatsoever. At the time of Linnaeus, Latin was used in Western Europe as a language of science and scientific names were in Latin and Greek. So Linnaeus also followed this pattern and the name of genus must be unique in each kingdom. Species names are commonly used or are usually an adjective modified to the genus name, which is a noun. Families names are often derived from a common genus within family. The binomial noun is used for animals. Plants is generally derived from Latin and Greek. तो नेक्स्ट है कि हमें डिराइव नेम कहाँ से करना है, यानी जब हम जोलॉजी के नोमेनक्लेचर के अंदर हमने किसी भी स्पीशी को नेम देना है डिस्क्राइब करना है तो हमें उसको कोई नेम देना है, साइंटिफिक नेम देना है और वो जो साइंटिफिक नेम होगा वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक जैसा होगा। तो फिर वो कह रहा है कि हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाना है कि हम उस स्पीशी को वो नेम दे सकें। तो फिर उस टाइम के ऊपर जब लीनियस ने वो बहुत सारे लैटिन नाम दिए उसकी रीज़न ये थी ग्रीक था वो साइंस और साइंटिफिक जो इन्वेंशन थी उसका गढ़ था और इसलिए जो लीनियस था उसने भी उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया कि जो लैटिन नेम थे उसको वो क्या कर रहा था यूज़ कर रहा था। लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी हमारे पास स्पीशी नेम है तो हम उसको लैटिन कर दें। तो तो हम कर सकते हैं लेकिन जनरली अब ये क्राइटेरिया नहीं है कि हम उसी क्राइटेरिया को फॉलो करें जिसको लिनियस ने किया था। हम उसको जो भी हमें साइंटिफिक नेम देना है हम उसको किसी और लैंग्वेज के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम उसको डेरिवेट कर सकते हैं। द नेम ऑफ ए जीनस मस्ट बी यूनिक इन ईच किंगडम, इसमें जो आप जीनस को नेम दे रहे हैं वो हर किंगडम के अंदर यूनिक होना चाहिए। स्पीशी नेम्स आर कॉमनली रीयूज्ड, यानी जो स्पीशी नेम्स और जनरली रीयूज होते हैं आर यूजुअली एन एडजेक्टिव मॉडिफाइड टू द जीनस नेम व्हिच इज द नॉन and family names are often derived from a common genus within a family। इसमें कि जो फैमिली नेम है हमने उसको कहाँ से डिराइव करना है, जो जीनस का नेम है उसी को हमने मॉडिफाई करना है और उसी से हमने उसकी फैमिली नेम डिराइव करना है, उसी से हमने उसकी सब फैमिली का नेम भी क्या करना है डिराइव करना है। उसको डिराइव करने का मेथड भी मैंने आपको बताया कि हम उस सफिक्स वर्ड के एंड के ऊपर यूज़ करेंगे और जो वो सफिक्स यूज़ करेंगे तो वो जीनस को सब फैमिली के अंदर सुपर फैमिली के अंदर फैमिली के अंदर क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और हम फैमिली नेम क्या कर सकते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इंग्लिश। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए ग्रीक्स के लिए तो वो उसकी लैंग्वेज होती है वो लैटिन होती है या ग्रीक होती है। लेकिन अभी हम उसको और डिफरेंट जो लैंग्वेज हम उसमें से भी क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया इसके अंदर हमने ऑथरशिप को देखा है कि जो भी हमारे पास कोई नेम है तो एक तो हमने उसका ऑथर देखना है, उसने कब उसको पब्लिश किया ये हमने देखना है। फिर अगर किसी नेम को किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया और उसके अंदर प्रॉब्लम है तो फिर हम उसके लिए पैरेंथेसिस का वर्ड यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं ताकि जो साइंटिफिक नेम है उसके साथ पैरेंथेसिस लगेगी तो उसका मतलब ये होगा कि पैरेंथेसिस के अंदर जो साइंटिस्ट का नेम होगा वो हमें बताएगा कि ये नेम था ये बेसिकली इस साइंटिस्ट ने रखा था लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम फिर हमने उसका नेम पैरेंथेसिस क्या कर दिया डाल दिया। फिर जब हमारे लिए जो हर कन्फ्यूजन या जो जनरल नेम्स साइंटिस्ट देते हैं उससे बचने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ
प्रायोरिटी को यूज़ किया जो हमें आर्बिट्रेटिंग अननेसेसरी नेम क्रिएशन क्या करता है वो अवॉइड करवाना चाहता है ताकि हम एक स्टैंडर्ड नेमिंग कर सकें ताकि जो अननेसेसरी नेमिंग है वो क्रिएट ना हो। फिर जो हम नेम क्रिएट कर देते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट हम नेम्स देते हैं स्पीशी को, हम उनके डिफरेंट सफिक्स लगा के जेनरिक नेम फैमिली नेम वो भी हम उनको कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जब कोई भी पेपर एक ही टाइम के ऊपर पब्लिश हो जाता है तो फिर हम उसके लिए प्रिंसिपल फर्स्ट वाइजर प्रिंसिपल लगाते हैं, उसके मुताबिक फिर हम एक नेम को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जो साइंटिस्ट ने नेम एक्सप्लेन कर, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस वक्त उनके पास लिमिटेड नॉलेज था, जैसे जैसे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट अदर करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर जब हम डिफरेंट करेक्टर्स यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो प्रीवियस साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ही स्पीशी को डिफरेंट स्पीशी कंसीडर किया होता है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका एक नेम है। फिर उनके नेम को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमने कौन सा नेम उसका, फिर उसके लिए हम फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल लगाते हैं। इसी तरह जब हमने डिस्क्राइब करना है किसी भी स्पीशी को तो फिर उसके लिए भी बहुत सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं कि आप जो नेम दे रहे हैं क्या वो पहले पब्लिश तो नहीं है, या वो जो नेम आप दे रहे हो क्या डिस्क्राइब स्पीशी का नेम, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है या हमारी जो रीजनल डिफरेंसेस है उसकी वजह से एक नेम स्पीशी के बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं करते हैं। तो जब भी हमें स्पीशीज को डिस्क्राइब करना होता है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो लास्ट पे हमने डिस्कस किया वो डेरिवेशन ऑफ नेम है कि कौन सा नेम आपने डिराइव करना है। तो जेनरिक जो डेरिवेशन है लीनियस जो यूज़ की थी वो लैटिन की यूज़ की थी, यूज़ करती क्योंकि उस वक्त वो बहुत साइंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे और उसी लैंग्वेज उसने क्या किया था यूज़। जरूरी है कि जो आपने डिराइव करना है हमारा लैटिन और किसी और लैंग्वेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर